नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त। मुख्यमंत्री ने बाधा पहुंचाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने भी हड़तालियों को दिया नोटिस। प्रधानमंत्री ने दिया प्रदेश को मेगा टेक्सटाइल पार्क का तोहफा। मुख्यमंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का संकल्प सिद्धि की ओर। बजट सत्र के दूसरे चरण के 5 दिन हंगामे की भेंट। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। राहुल की माफी पर अड़ा सत्ता पक्ष। अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा। और मौसम के बदले तेवर ने बढ़ाई किसानों की चिंता। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के अब भी आसार। तैयार फसलें कटाई मड़ाई प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बिजली कर्मियों की गुरुवार रात से हुई प्रदेशव्यापी हड़ताल पर सरकार ने सख्त रुख उठाया है। इसके साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को हड़ताल तत्काल समाप्त करने का नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है कि सभी कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह अपनी ड्यूटी पर जाएं। इस बीच हड़ताल के कारण 1850 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। 24 घंटे में ही हड़ताल के कारण 8 उत्पादन गृहों से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। ट्रांसमिशन की कई लाइनें बंद होने और बड़ी संख्या में उपकेंद्रों और फीडरों से बिजली आपूर्ति बाधित होने का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। वाराणसी दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है कि विद्युत आपूर्ति में बाधा डालने और अराजकता पैदा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करें। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बिजली विभाग के कर्मचारियों की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद संघर्ष समिति से जुड़े विद्युत कर्मचारी कल रात से 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन भी एक्शन मोड में आ गया है। ऊर्जा मंत्री ने आपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रसूका के तहत कार्यवाही की जाएगी। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी अगर हड़ताल पर जाएंगे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। एनटीपीसी जैसे निजी उपक्रमों से तकनीकी सहयोग निबार्ध बिजली देने के लिए लिया जाएगा। वहीं संबंधित बिजली विभाग में काम करने वाले ठेकेदार और कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी आवंटित की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत आपूर्ति हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी सरकार के साथ हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं, उसे कोई रोके ना, इसका ध्यान जनप्रतिनिधि रखें। ऊर्जा मंत्री ने बिजली आपूर्ति बनाए रखने में सहयोग देने वाले संगठनों का धन्यवाद भी किया। कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जाकर के तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं, तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं। उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे, उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से, नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम याचिका की सुनवाई करते हुए बिजली कर्मचारियों के पदाधिकारियों पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस विनोद दिवाकर की डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता विभव राय के तर्कों को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहले से लंबित याचिका पर कोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद बिजली कर्मचारी हड़ताल करके जनता के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने 20 मार्च को सुबह 10 बजे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शैलेंद्र दुबे व अन्य को सीजेएम लखनऊ कोर्ट के जरिए जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है। माननीय मुख्य दोनों न्यायाधीशों द्वारा आज सुनवाई के दौरान इस बात पे कि कर्मचारी संघ जो बिना किसी कारण के अपने स्ट्राइक पे चला गया है, जो कि उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों की भी अवहेलना है, वह क्योंकि एस्मा लगा है और एसेंशियल एक्ट लगा हुआ है और सारी चीजें उनको उस एक्ट के अंतर्गत ही करनी थी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत भी करनी थी, तो उनको 20 तारीख को उपस्थित रहने के लिए कहा है। वह उपस्थिति के लिए अवेलेबल वारंट्स इशू किए हैं और उनको कंटेम्प्ट की नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्क 5F फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेगा और लाखों सृजित करेगा। ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर दी वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। 1000 एकड़ भूमि पर बनाए जाने वाले इस पार्क पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण अभिनंदनीय है। हरदोई में स्थापित होने वाले इस टेक्सटाइल पार्क को PPP मोड पर विकसित किया जाएगा। और बजट सत्र के दूसरे चरण को शुरू हुए 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन 5 दिन संसद में हंगामा ही देखने को मिला। कल भी सदन के दोनों सदनों में पीठासीन के माध्यम से सदन को बार बार चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही पक्षों, सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार शोर शराबा जारी रहा। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रहा था, तो विपक्ष कई अन्य मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा कर रहा था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पहले हफ्ते का 5वां दिन संसद के दोनों सदनों में हंगामा रहा जारी। जैसे ही शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के कई सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। शोर शराबे के बीच लोकसभा थोड़ी देर चली। लोकसभा अध्यक्ष सदन के ऑर्डर में आने का इंतजार करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा भी कि जब सदन ऑर्डर में नहीं है तो कैसे किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया जा सकता है। आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। उधर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह जैसे ही शुरू हुई, उच्च सदन में अहम विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। सदन थोड़ी ही देर चल पाया और विपक्षी दलों के सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सत्ता पक्ष के सांसद भी राहुल गांधी से लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। Point of order raised by leader of the opposition, I find expedient to direct leader of the house to authenticate, including the electoral means, the assertion made by him on 13-14 March on the issue during course of the day.
इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर विशेष कमेटी बनाने की मांग के साथ उनकी सदस्यता भी रद्द करने का अनुरोध किया। वहीं अब कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के नेहरू वंश को लेकर संसद में दिए गए बयान का मामला विशेषाधिकार समिति तक ले गई है। इस बीच कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था और उसमें डीआईआर और मीसा में देश के विपक्ष के सभी नेताओं को बंद किया गया था और प्रेस सेंसर लगाई गई थी और मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। तो उनके मुंह से ये डेमोक्रेसी की बात अच्छी नहीं लगती है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, यह विषय सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार हो। पूरे हफ्ते कामकाज बाधित हुआ। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते सोमवार को क्या संसद में चल रहा गतिरोध खत्म होगा। संसद में राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं संसद के बाहर भी लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर हंगामा बरपा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और इन सबके बीच राहुल के बयान पर कांग्रेस पार्टी राहुल का बचाव कर रही थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राहुल पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। वहीं राहुल गांधी देशद्रोहियों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा सवाल दागा और पूछा कि वो बताएं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी क्या मंशा है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी क्यों है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल पर पलटवार किया और कहा कि झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है, उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस सदन का वो हिस्सा हैं, उसको ही बदनाम करने और उसके बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, एक परिवार क्या सबसे बड़ा है। उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका चाहिए। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी राहुल को निशाने पर लिया और उनसे माफी की मांग की। जब उनको लोकसभा में मौका दिया तो सब्जेक्ट पे नहीं बोले। उनको राष्ट्रपति जी को अभिभाषण देना था ना, धन्यवाद देना था, उस पर नहीं बोले और सब्जेक्ट पे बोले। ऐसे ही तो ये देश सहन नहीं करेगा, जिसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। हमारी बार बार मांग है कि वो सदन में माफी मांगे, लेकिन वो एक बहुत अहंकार में इस समय जी रहे हैं।
इतना अहंकार कि वो बार बार कहते हैं कि हमको जब बोलने दिया जाएगा तभी लोकतंत्र बचेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है। राहुल गांधी कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। उसने कभी नहीं मांगा कि विदेशी ताकत हमारे देश में आके हमारे लोकतंत्र को बचाए। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को तैयार ही नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में राहुल गांधी पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र पर विदेशी धरती पर टिप्पणी करना अनुचित है और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों पर उठाए प्रश्न पर भी बोलते हुए कहा कि संस्कृति और भगवान राम पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर नंबर 1 बनकर के उभरेगा। जिस ढंग से यहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बड़े बड़े शहर इससे अपने आप को बराबरी नहीं कर पाएंगे। मैं कह सकता हूँ ये वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या बनने जा रहा है। जिस ढंग से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों की वजह से ही रसातल में जा रहे हैं। कल उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूँ। जब किसी व्यक्ति को अपने पर ये सांसद होने पर दुर्भाग्य है, तो किस प्रकार उनकी विचारधारा होगी, कैसे उनके कार्य होंगे, किस ढंग से वो देश को चलाएंगे, किस ढंग से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पार्टी को रसातल में ले जा रहे। मुझे कोई कष्ट नहीं है, प्रदेश और देश की जनता को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन देश के बारे में यदि कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे देश को क्षति पहुंचेगी, भारत माता को क्षति पहुंचेगी, तो हम भारत के नागरिक होने के नाते इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर देगी। ये दुखद है। हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी सब हमारी संस्कृति के हिस्सेदार हैं। उनसे पूछे क्या ये उचित है? भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी के बस की बात नहीं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर मन की बात कार्यक्रम में हर महीने के आखिरी रविवार को जनता से सीधे संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में लोगों को नई नई जानकारियां देते हैं और जागरूक भी करते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में, और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए।
रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री 1449.68 करोड़ लागत की विभिन्न 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सांसद एवं रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऐशबाग में होली मिलन उद्योग व्यापार मंडल से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माटी के मसीहा पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री के 2 दिवसीय दौरे पर उनके विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता रामेन सिंह से। रामेन जी, आज और कल रक्षा मंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा और इस दौरे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या रहेंगी? देखिए दीप्ति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो रहते दिल्ली में है और दिल उनका भारत सरकार में लगा रहता है कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनका जो मन है वो लखनऊ में रहता है। दिमाग से काम और भारत सरकार के लिए करते हैं और दिल उनका लखनऊ में रहता है। और कहा जाता है कि ये अटल बिहारी जी की कर्म भूमि रही है, तो उसको सजाने संवारने की जिम्मेदारी उनकी है। तो यहाँ आते हैं, जो भी योजनाएं हैं लखनऊ के डेवलपमेंट को लेकर के क्या करना है उस पर वो लगातार काम करते रहते हैं। तो वो जो शिलान्यास है और जो लोकार्पण है उसको करेंगे कालवी तालकेदारी स्कूल में जी। और उसके अलावा उनका डेवलपमेंटल जैसे रिंग रोड चल रही है, जितने ओवरब्रिज बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, उन सबको भी देखते हैं कि क्या इसमें और जरूरतें हैं। क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो इस नाते से भी उसका डेवलपमेंट का खाका अलग से खिंचता है। तो लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और नगर निगम के चुनाव होने हैं तो जाहिर है कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र होने के नाते बहुत सारा काम, लोगों से मुलाकात करनी है, नेताओं से मुलाकात करनी है, क्षेत्रीय स्तरीय लोगों से मुलाकात करनी है कि कैसे नगर निगम के चुनाव हो। तो ये सारी जिम्मेदारियां उनकी। डिवाइन जो अस्पताल है वहां जाएंगे, उसके कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन मोटा मोटा उनका डेवलपमेंटल प्लान रहता है कि डेवलपमेंट में क्या कमी है और क्या जरूरतें हैं, उसको दोनों को देखा करते हैं। तो बड़ी बात यही है कि वो इसी को लेकर के आते हैं कि कैसे जो अटल बिहारी जी की कर्मभूमि है उसको आगे ले जाया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे लोगों की जिंदगी आसान की जाए, इस पर उनकी निगाह अधिक रहती दिखती। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये जो दौरा है राजनाथ सिंह का ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रामेन जी। और बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर जो मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तर भारत में शुक्रवार को मौसम ने एकाएक करवट बदली। कई राज्यों में आंधी के साथ तेज वर्षा ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। बढ़ते तापमान की वजह से पश्चिमी विक्षोभ के चलते लखनऊ समेत प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में आने वाले 48 घंटों में तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। पश्चिमी जिलों में करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने का अनुमान है। बाराबंकी में करीब 10 मिनट तक ओले गिरे। दौलतपुर में तेज आवाज के साथ बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। बारिश से गेहूं की फसल को लाभ होगा, लेकिन पौधों के गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आम के बौर पर लगने वाले कीट भी बारिश से नष्ट हो गए हैं। चना, सरसों, मसूर की तैयार फसलों की कटाई, मड़ाई प्रभावित हुई है, जबकि खेत में पड़े आलू को भी नुकसान हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली की शाखा वाराणसी द्वारा आज जनपद सोनभद्र के ओबरा में एक ग्रामीण मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सोनभद्र के सदर विधायक भूपेश चौबे और पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने किया। बतौर मुख्य अतिथि भूपेश चौबे ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलती है। पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार ने पीआईबी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में पत्रकारिता से जुड़े लोगों से सिर्फ समन्वय स्थापित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देना है, जिससे उनके माध्यम से लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जा सके। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वाराणसी शाखा की ओर से सोनभद्र जनपद के ओबरा तहसील में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकार और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के बीच एक समन्वय स्थापित करना और किस तरीके से सकारात्मक, प्रभावकारी और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता हो सके, इसके ऊपर चर्चा की गई है।
बाराबंकी शहर का धनोखर सरोवर नव संवत्सर को शिरोधार्य करने की उत्सव स्थली बन गया। 51,000 दीपों से जगमगाते धनोखर सरोवर से नव संवत्सर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। नैमिष धाम जैसे स्वरूप वाले धनोखर सरोवर को स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा 51,000 दीपों से सजाया गया और शाम होते ही पूरा सरोवर दीपों और रंग बिरंगी LED लाइटों से प्रज्वलित हुआ और घंटा घड़ियालों की आवाजों के बीच जयकारे गूंज उठे। कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित साधु संतों ने शंख ध्वनि के साथ नव संवत्सर का भव्य स्वागत किया तो जयकारों के साथ हजारों हाथ नव संवत के स्वागत में उठ गए। तालाब के हर हिस्से को दीपों से सजाने के साथ ही प्रज्वलित दीपों को सजाने से ऐसी मनमोहक छटा बिखर गई जिसे देख पूरा शहर मंत्रमुग्ध हो गया। इसी के साथ बाराबंकी जिले में 4 दिवसीय नव संवत्सर महोत्सव की शुरुआत हो गई। जिस प्रकार कैलेंडर ईयर को मनाने के लिए पूरी दुनिया आगे आती है, ये हमारा भारतीय नव वर्ष है। इसी विक्रमी संवत को आधार मान करके हमारे घरों के सारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे घर के सारे मांगलिक कार्यक्रम इस विक्रमी संवत को मान करके होते हैं। हमारे 30 त्योहार इन विक्रमी संवत के आधार पर होते हैं। इसलिए अपने इस भारतीय नववर्ष को एक व्यापक रूप में मनाने के लिए 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया है। जिस प्रकार अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जाती है, उसी तर्ज पर नव संवत्सर नए वर्ष का स्वागत हेतु हम लोगों ने भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया। जनपद कानपुर नगर के मोती झील में विश्व मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलेट्स को भोजन में प्रोत्साहित करने के लिए ईट राइट मिलेट्स मेला का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। कार्यक्रम के दौरान सतीश महाना ने लोगों को मिलेट्स के पैकेट्स का वितरण किया। वहीं मेले में मिलेट्स के प्रोत्साहन और जागरूकता हेतु मिलेट्स आधारित हेल्दी फूड्स के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की और नया विचार दिया। महाना ने कहा कि मिलेट जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मिलेट्स के प्रचार प्रसार से इसकी डिमांड बढ़ी है, जिससे किसानों को भी इसका लाभ होगा। सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करी और उन्होंने एक नया विचार दिया, चाहे वो योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के होगा, चाहे वो मिलेट का इंटरनेशनल ईयर की बात है। मिलेट्स जिसको श्री अन्न कहा गया, पहले लोग मोटा अनाज कहते थे, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। मोटा अनाज का प्रचार प्रसार हो, पहले जो व्यक्ति इसको देखता नहीं था, इसको खरीदता नहीं था, इसको खाने के लिए पसंद नहीं करता, लेकिन जिस समय अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया और पता चला कि इससे इतना लाभ हो सकता है, हर स्तर के ऊपर इसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने के साथ किसान को इसमें उपज में थोड़ा सा कम खर्चा करना हुआ, किसान ने इसकी उपज प्रारंभ करी। इसका और प्रचार प्रसार होगा, किसानों को भी इसका लाभ होगा और हर व्यक्ति जो इसको ग्रहण करता है, जिसका सेवन करेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई है, मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस विचार को पूरे प्रदेश में फैलाया। समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त। मुख्यमंत्री ने बाधा पहुंचाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने भी हड़तालियों को दिया नोटिस। प्रधानमंत्री ने दिया प्रदेश को मेगा टेक्सटाइल पार्क का तोहफा। मुख्यमंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का संकल्प सिद्धि की ओर। बजट सत्र के दूसरे चरण के 5 दिन हंगामे की भेंट। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। राहुल की माफी पर अड़ा सत्ता पक्ष, अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा। और समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।